सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैल और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना वबा की तीसरी लहर के पेश नज़र SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम जारी है। पहले मरहले में 60 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीनेशन की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम जारी है। पहले मरहले में 60 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन फराहम की जा रही है। गुज़श्ता दिनों सदर मुमलिकत और इनकी अहलिया ने भी वैक्सीन लगवाई थी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत का कहना था, दुनिया भर में अशराफिया ने लाइन तोड़कर वैक्सीन लगवाई, लेकिन पाकिस्तान में उम्र के हिसाब से अपनी बारी पर हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं। हुकूमत ने वैक्सीनेशन का आसान और बेहतरीन निज़ाम बनाया है। मैंने 1166 पर रजिस्टर्ड किया और नंबर आए और वैक्सीन लगवाई। पाँच साल का मैंडेट मिला, एहतसाब भी 5 साल बाद किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का दबंग ऐलान, कहा 50 लाख घरों के मंसूबे से लोगों को घर मिलना शुरू हो गए। चाहते हैं सिंध हुकूमत भी तामीरात के शोबे में दी गई मुराद से फायदा उठाए। वज़ीर आज़म ने अगले माह फूड सिक्योरिटी का पूरा प्रोग्राम लाने का इंदिया भी दे दिया। 18th अमेंडमेंट में सिंध के ऊपर तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनके अपने ऊपर है। वो हम कोशिश करते हैं, इंसेंटिव्स वहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब में और पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान में भी बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। और ख़ास तौर पे जब वो कानून फोक क्लोजर लॉ, जब वो कानून अदालत से पास निकल गया, उसके बाद तेज़ी से अब काम हो रहा है। हमारे जो 2 शहर हैं, एक बंडल आइलैंड जिसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन सिंध हुकूमत इस वक्त वहाँ परमिशन नहीं दे रही, दूसरा है हमारा रावी प्रोजेक्ट, और उसके अलावा भी एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो बनने लगी है वॉल्टन एयरपोर्ट के ऊपर, जो कि पूरा एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ यही, अगर इनमें से सिर्फ रावी प्रोजेक्ट, नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट और ये हमारा जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, अगर बंडल आइलैंड ना भी किया जाए, यही 50 लाख से ज़्यादा घर बन जाएंगे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज हमने देखा गरीबों, मेहनत कश मजदूर जो हैं, उनके लिए मोहब्बत की झलक यहाँ नज़र आ गई। आपने प्रेफरेंस दी, बल्कि मजदूरों के लिए भी मोहब्बत यहाँ नज़र आई। ये बताइएगा, जो आम दिहाड़ीदार, रेडी बान और जिनका रोज़गार नहीं है, क्या उनके लिए भी फ्यूचर में ऐसे मंसूबे, घरों के मंसूबे आ सकते हैं? डिफरेंट लेवल के ऊपर कर रहे हैं ना, एक तो तनख्वाहदार है, मजदूर है, एक तो उसके लिए ये आप देख रहे हैं। एक सबसे निचला तबका है, उसके लिए हम अकूवत एक NGO है, उसके साथ मिलके हमने 7,800 घर, वो सबसे जो कमज़ोर तबका है, ये जो आपने बात की ना, उनके लिए हमने उसको लिया है, और वो सूद के बगैर कर्जे देते हैं। तो वो सिर्फ, लेकिन वो बिल्कुल निचला तबका 7,020 कितने 800 बन चुके हैं, मज़ीद और हम उनको पैसा दे रहे हैं, वो बिल्कुल सूद के बगैर कर्जे दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल निचला। और अब खबर यह है कि जो कहते हैं कि मैं जेल नहीं जा सकता, वो इस रास्ते पर आए क्यों। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि सियासत मायूसी और बुज़दिली का नाम नहीं, हौसले और बर्दाश्त का नाम है। इदारे अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करें। बैरूनी एजेंडे की तकमील के लिए हुकूमतें लाई जाती हैं, दूसरों को चोर कहने वाले पूरी हुकूमत को चोरी कर लेते हैं। PTI हुकूमत ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी है। बैनुल-अक़वामी दबाव को हमने कबूल न किया तो शायद हम भूखे मर जाएंगे। तो हमारे आज के हुक्मरान तो इसी एजेंडे पे आए हैं, और बदबख्ती उनकी ये है कि न वो नजरियाती हवाले से बैनुल-अक़वामी एजेंडे की तकमील कर सके और न ही हमारे मुल्क के अंदर मईशत को ठीक कर सके। अगर उनका ये ख्याल है कि आईन की इस्लामी हैसियत को ख़त्म किया जाए और उनके इस्लामी दफात का खात्मा किया जाए, तो जब तक जमीयत उलमा है इंशाअल्लाह वो कामयाब नहीं हो सकता। अगर उनका ये ख्याल है कि हम आईन से खत्म नबूवत के शिक खत्म कर देंगे, अगर उनका ये ख्याल है कि हम आईन से नामूस रिसालत के शिक खत्म कर देंगे, अगर उनका ये ख्याल है कि हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, तो हम वाज़ेह तौर पर उनको कहना चाहते हैं
کہ ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں کہ چاہے کتنی بڑی قربانی دے دیں. ہم آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, ہم قانون کی عملداری کی بات کرتے ہیں, ہم پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ایسے حکمرانوں کو بھی چلتا کرنا ہوگا, اور جو قوتیں سمجھتی ہیں کہ ہم اس نالائق اور ناجائز حکومت کو سہارا دے سکتے ہیں, ان کو بھی اپنا سہارا کھینچنا ہوگا, ورنہ پھر قوم ان کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں پاک بھارت کشیدگی کی بڑی وجہ کشمیر ہے. خطے میں امن کے لیے درینہ مسئلے کا حل ضروری ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سیکیورٹی ڈائیلاگ سے خطاب. آرمی چیف نے کہا چاہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہو. چارہ پڑوسی کے باوجود پاکستان ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں ہوا. I am certain that the policy practitioners and scholars present here or participating virtually will not only discuss Pakistan's security vision, but also formulate ideas to guide us on how best to tackle Pakistan's future security challenges. I would like to appreciate the National Security Division for identifying the need for Pakistan to have its own security dialogue. I commend the NSD and the Advisory Board for putting together the first iteration of this dialogue. I hope this trend of integrating intellectual input into policy making continues to grow. Ladies and gentlemen, it is almost universally acknowledged fact that the contemporary concept of national security is not only about protecting a country from internal and external threat, but also providing conducive environment in which aspirations of human security, national progress and development could be realized. Surely it is not solely a function of the armed forces anymore. National security in the age of globalization, information and connectivity has now become an all-encompassing notion where, besides various elements of national power, global and regional environments also play a profound role. National security is thus multi-layered, outer layer being the exogenous factors of global and regional environment, and the inner layer being the endogenous factors of internal peace, stability, and developmental orientation. A nation at peace and a region in harmony are thus essential. پاکستان افغانستان بین الافغان مذاکرات کا حامی. وزارت خارجہ میں عوامی سفارتکاری, اقتصادی سفارتکاری پر زیادہ توجہ ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا نیشنل سیکیورٹی ڈائیلاگ سے خطاب. کہتے ہیں پاکستان خطے میں صرف اقتصادی خوشحالی میں شراکت دار بنے گا. پاکستان نے کسی بھی علاقائی تنازع کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے. سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی کرائی جا رہی ہے. New and emerging technologies are being weaponized at breakneck speed. Warfare is being fundamentally transformed due to these disruptive technologies. Yesterday's science fiction is becoming today's reality. Frontiers are being constantly pushed in the outer space, cyberspace, and in the domain of artificial intelligence. Disinformation and fake news is being spread as tools of statecraft. Terrorism in Pakistan has been actively sponsored, aided and abetted from across our borders. The introduction of destabilizing weapon systems in our region, coupled with offensive doctrines and a growing propensity of military misadventurism, is accentuating challenges to strategic stability. Ladies and gentlemen, despite all these developments around us, marked by turbulence and volatility, Pakistani leadership's vision of Naya Pakistan is focused around economic security for the well-being and welfare of our people. While fully resolved to protect our vital national security interests, our emphasis is shifting from geopolitics to geoeconomics. Pakistan's location makes it
a natural hub for economic confluence for competing states. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں 25 سال پرانے منصوبے کا خواب آج حقیقت بن گیا. کسی نے نہیں سوچا تھا غریب لوگوں کے لیے گھر بنائے جائیں گے. وزیراعظم عمران خان کا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت مزدور طبقے کو مکانات اور فلیٹس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب. کہا کہ حکومت ہر گھر پر 3 لاکھ روپے سبسڈی دے گی، اب کرایہ قسطوں میں جائے گا اور گھر کی ملکیت مل جائے گی. وزیر اعظم نے تعمیر شدہ فلیٹس کا جائزہ لیا اور شجرکاری مہم کے لیے پودا بھی لگایا. ہم کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہے، ورکرز کا حق ہے، محنت کش لوگوں کا. اور اب تک جس طرح زلفی نے بتایا کرائے پہ ملتے تھے گھر، وہ جو کرایہ ہوگا وہ قرضوں کی قسط میں چلا جائے گا، گھر بھی ان کا اپنا ہو جائے گا، اپنی مالکیت ہو جائے گی. انسان جانتا ہے کہ کتنا ایک اپنا گھر ہونا سب سے بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے. دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر تو پھر بھی آسان ہوتا ہے، لوگوں کو اپنا چھت اپنی خرید لے، بنا لے. لیکن شہروں کے اندر جدھر زمین مہنگی ہے، ناممکن ہے کہ ایک مزدور، ایک محنت کش، ایک تنخواہ دار، بلکہ پولیس والا، بلکہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں جو کلاس 4 کے ہیں، کلاس 6 کے ہیں، ناممکن ہے ان کے لیے کہ یہ کبھی بھی اتنا پیسہ ان کے پاس ہو کہ اپنا گھر خرید سکے شہروں میں. یہ جو آج ہم نے یہ آغاز کیا ہے، یہ صرف اس لیے کیا کہ اب ہم نے ایک نیا قانون لے آئے ہیں. ایک تو گورنمنٹ نے پوری طرح انسینٹیوز دیے ہیں، لیکن جو ایک قانون ہے جس سے بینکس پہلی دفعہ قرضے دے سکتے ہیں، اور ہمیں 2 سال لگے اس قانون کو عدالت سے کلیئر کروانے میں. اور قانون کا نام ہے فورکلوجر لا. یہ قانون، یہ جب تک عدالت سے ہم کلیئر نہیں کرواتے تھے تو بینک پیسے نہیں دیتے تھے، قرضے ہی نہیں دیتے تھے. تو آج اگر ہمیں ڈیلے ہوا ہے، ہم نے وعدہ کیا تھا لوگوں سے گھر بنانے کا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ 2 سال کے بعد وہ فورکلوجر قانون عدالت سے کلیئر ہوا، اور اب ممکن ہے بینک سے پیسہ، یعنی بینک قرضے دیں گے جس کو مورگیج کہتے ہیں، اور یہ کبھی بھی نہ ہم کر سکیں اگر بینکس اس کے اندر شامل نہ ہوں. تو اب بینکس پوری طرح شامل ہیں، اور میں آج ادھر سے اسٹیٹ بینک گورنر رضا پاکر کو خاص طور پہ پھر سے تاکید کرتا ہوں کہ سارے پرائیویٹ بینکس کو جنہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تقریباً 380 ارب انہوں نے صرف گھروں کے لیے قرضوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، مورگیج کے لیے رکھے ہوئے، وہ اب انفورس کریں، ان کے لیے آسانی کریں کہ لوگوں کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے قرضہ لینا آسان ہو. نون لیگی رہنماؤں کی وزیر اعظم عمران خان پر تنقید. احسن اقبال کہتے ہیں وزیر اعظم قوم کو گمراہ کرنا بند کریں. 1000 فلیٹ مزدوروں کو دے دینا کوئی نئی سائنس نہیں. آپ نے تو 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا، اس وعدے کا کیا ہوا؟ نون لیگ نے پنجاب میں فلیٹس، مثالی اسکولز اور اسپتال قائم کیے. لیگی رہنما احسن اقبال کے حکومت پر تنقیدی باؤنسر. نون لیگی رہنماؤں کی وزیر اعظم عمران خان پر تنقید. احسن اقبال کہتے ہیں کہ وزیر اعظم قوم کو گمراہ کرنا بند کریں. 1000 فلیٹ مزدوروں کو دے دینا کوئی نئی سائنس نہیں. آپ نے تو 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا. مریم نواز کی مشکلات میں اضافہ ہونے لگا. مریم نواز کے خلاف کرپشن کیسز کی تحقیقات میں نیا موڑ آ گیا. نیب کی جانب سے لیگی رہنما کو 26 مارچ کو ایک اور کیس میں طلبی کا نوٹس موصول ہو گیا. نیب لاہور نے مریم نواز کو جاتی عمرہ میں 1500 کنال اراضی کی مبینہ غیر قانونی منتقلی کی تحقیقات میں طلب کر لیا. نیب ترجمان کے مطابق مریم نواز پر الزام ہے کہ 2013 میں شریف فیملی نے کم و بیش 3500 کنال اراضی انتظامیہ کی مبینہ ملی بغت سے حاصل کی. 2015 میں اس وقت کے ڈی سی او نور الامین مینگل اور ڈی آئی جی ڈی ایل احمد خان چیمہ و دیگر کی مبینہ ملی بغت سے لاہور کا ماسٹر پلان ہی تبدیل کروا دیا گیا. شریف فیملی کی انتظامیہ سے آپس کی ملی بغت سے جاتی عمرہ میں ہزاروں کنال اراضی کو گرین لینڈ ایریا ڈکلیئر کروایا گیا ہے. نیب لاہور کی جاری کردہ نوٹس میں مریم نواز کو ہدایت کی گئی ہے کہ پیشگی کے لیے تمام مطلوبہ ریکارڈ ہمراہ لائیں، جبکہ نیب لاہور نے مریم نواز کو 26 مارچ کو ہی چودھری شوگر ملز کیس کی تحقیقات میں بھی طلب کر رکھا ہے. کارکن مریم نواز کے ساتھ پی ڈی ایم متحد آگے بڑھے گی. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا نیب کے نہیں عمران خان کے حکم پر شہباز شریف جیل میں ہیں. حکمرانوں کو فورن فنڈنگ کیس، آٹا چینی گیس چوری کا خوف ہے. ملک کے اوپر جو سلیکٹڈ ٹولہ مسلط ہے اس نے پاکستان کی عوام کی زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے. یہ وہی پاکستان ہے 2018 کا
जिस वक्त मुल्क की मईशत 5.8% पर तरक्की कर रही थी। ये वही पंजाब है, ये वही लाहौर है जहां शहबाज शरीफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पंजाब के फंड से छोटे और बड़े सूबे उनकी मदद कर रहे थे। 2018 में महंगाई की शरह 3% थी। आज महंगाई की शरह 14 से 16% है। आज तरक्की की शरह -0.4% 2 साल में। और जिस वक्त 2018 में एक सिलेक्टेड जाली खलंडरों का टोला मुल्क पर मुसल्लत किया गया, उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब ने, आपको याद होगा, पूरी कौम को याद है, मीडिया को याद होगा कि उस वक्त भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात शहबाज शरीफ ने की, मिसाके मईशत की बात शहबाज शरीफ ने की। नवाज शरीफ की क़यादत में आज पाकिस्तान में अवाम क्या भूल गई है कि 2013 में 18 घंटे लोड शेडिंग थी। नवाज शरीफ की क़यादत में 2018 में 0 लोड शेडिंग थी। शहबाज शरीफ ने अपने दौर में गैर कानूनी प्लॉट अलॉट किए, ये किसने कहा, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें।
खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं, जिसमें आपको बताएं कि शहबाज शरीफ गैर कानूनी प्लॉट अलॉट किए हैं। बेवाओं और यतीमों के प्लॉट सियासी शख्सियात को अलॉट हुए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इंकशाफ, कहा एंटी करप्शन को गैर कानूनी अलॉटमेंट पर कार्रवाई की हिदायत करती है। शहजाद अकबर बोले मुल्क की सियासत में छांगा मांगा और माफिया का रद्द दखल रहा। LDA के अंदर जो इरेगुलरिटीज़ की गई हैं पिछले अदवार में, मैं उनका ज़रा अहाता करूँगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 1985 से लेकर 90 तक जब मियाँ नवाज़ शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, तो LDA के अंदर जो उन्होंने गैर कानूनी अलाटमेंट्स की थी, मैं उनका ज़िक्र करना चाहूँगा। और उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उन प्लाट्स का, वो आपके सामने होगा, जिसमें शोहदा, बेवा, उलमा, सहाफ़ी, स्पोर्ट्समैन, जर्नलिस्ट, इस तरह के लोग शामिल थे। और एक 10% कोटा जो कि चीफ मिनिस्टर का डिस्क्रिशनरी कोटा था, उससे ओवर एंड एबव ये जो अलाटमेंट्स हैं ये की गई हैं। इनमें आपके सामने लोगों के नाम नज़र आ रहे हैं। इसमें 15 MPs और एक सेनेटर शामिल हैं, जो कि बेसिकली ये प्लाट्स बेवाओं, उलमा, सहाफ़ी और इस तरह के लोगों के लिए थी। उसको वायलेट करके जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको अलाट की गई हैं, और उसका क्राइटेरिया भी हमने आपको दिखा दिया और इनकी लिस्ट भी आपके सामने है जो हमने आपके साथ शेयर किया। इनमें कुछ कमर्शियल प्लाट्स भी हैं जो कि बिलियन ऑफ रुपीज़ की हैं, और टोटल 1352 प्लाट्स हैं जो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हैं, जिनकी डिटेल आपके सामने है, आप देख रहे हैं। इसमें टोटल 1352 प्लाट हैं जो कि अलाट की गई हैं गैर कानूनी तौर पर। और ये तमाम काम जिस वक्त हुआ उस वक्त एक कमरुज़्ज़मान ख़ान जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट में मलेरिया सुपर कंट्रोल के डिपार्टमेंट में एक क्लरिकल पोस्ट पे थे, उन्होंने किए जिनको उस वक्त DG LDA लगाया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर लाने का फैसला कर लिया। अवामी नेशनल पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ने पीपल्स पार्टी को हमायत की यकीन दहानी करा दी। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के पास सेनेट में अपने 21 वोट हैं, जबकि NP और BNP मेंगल के सेनेट में 2 अरकान हैं। शहरी रहमान को अपोजिशन लीडर नामजद किए जाने का इम्कान है। शहरी रहमान को अपोजिशन लीडर नामजद किए जाने का इम्कान है, जबकि आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर लाने का फैसला कर लिया। अवामी नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ने पीपल्स पार्टी को हमायत की यकीन दहानी करवा दी। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के पास सेनेट में अपने 21 वोट हैं, जबकि ANP और BNP मेंगल की सेनेट में 2 अरकान हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि इंशाअल्लाह वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में वकला के जायज़ मसाइल जल्द हल किए जाएंगे। फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में कहा, आईन और कानून की अमल दरामनी यकीनी बनाएं। वकला बरादरी का किरदार इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हर डिवीजन में वकला कॉलोनी का क़याम, बार काउंसिल्स को फंड्स की फ्राहमी, हेल्थ कार्ड्स, यंग लॉर्ड्स की ट्रेनिंग के अलावा वकला चैम्बर्स के लिए टावर के क़याम का ऐलान किया गया है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जल्द और यकसा निज़ाम इंसाफ की फ्राहमी में मदद के लिए वकला की संजीदा काविशों को सराहती है। वकला नुमाइंदों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद हुकूमत की दुरुस्त सिमत का आकाश है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान का पीपल्स पार्टी के रवैये को गैर जमहूरी करार देना दुरुस्त नहीं। रहनुमा कमर जमान कायरा ने अपने एक बयान में कहा कि PDM के इजलास में दोनों तरफ से गलत बातें हुई। इस्तीफों के बाद ज़िमनी इंतखाब हो गए तो इसे कैसे रोकेंगे? डेडलॉक पीपल्स पार्टी का पैदा करदा नहीं, कोशिश करेंगे कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुस्बत जवाब लेकर आएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि गुर्बत, खुराक की कमी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बलूचिस्तान मुल्क का कमजोर तरीन सूबा है।
अमीर जमात इस्लामी ने एक बयान में कहा, बलोचिस्तान के लिए हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा मंसूबे कागजों पर ही मौजूद रहे। बलोचिस्तान की महरूमियों का अजाला ना किया गया तो मुल्क दुश्मन इससे मजीद फायदा उठाएंगे। सराजुल हक ने कहा, गवादर पोर्ट को वस्त एशियाई रियासतों और दीगर ममालिक से तजारती राब्तों के लिए इस्तेमाल किया जाए। पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए नए इमरानी मुआहदे की ज़रूरत है। जमात इस्लामी का पैगाम लोगों के दिलों में समा रहा है। अवाम हमारी काविशों का हिस्सा बने, तारीख की रोशनी में बदल जाएगी। सिंध असम्बली के बाहर IBA टेस्ट पास हेडमास्टर्स का एहतजाज जारी। मुजाहिरीन का अलामती मैयत के साथ मार्च, पुलिस चारपाई मोबाइल में डाल कर ले गई। मुजाहिरीन का CM हाउस की तरफ मार्च, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिंध असम्बली के बाहर IBA टेस्ट पास हेडमास्टर्स का एहतजाज जारी है। पिछले कई रोज से मुजाहिरीन का अलामती मैयत के साथ मार्च, पुलिस चारपाई मोबाइल में डालकर ले गई। मुजाहिरीन का CM हाउस की तरफ मार्च और सिक्योरिटी के भी हवाले से सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिंध असम्बली के बाहर IBA टेस्ट पास हेडमास्टर्स का एहतजाज जारी है पिछले कई रोज से। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से मलिक मुनव्वर हुसैन से। जी मलिक मुनव्वर हुसैन, बताइएगा कि क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? क्या हुकूमत की जानिब से कोई नुमाइंदा आया, कोई मुज़ाकरात हुए? ये देखें, एनडीए पास जो टीचरों का एहतजाज है वो बहाल जारी है और गुज़िश्ता रोज से शुरू होने वाला एहतजाज जो है मजीद उसमें शिद्दत आती जा रही है। सिंध असम्बली के बाहर इन सरकारी मुलाजमिन ने धरना दिया था और अपने मुतालबात के हक के लिए वो सरापा एहतजाज है और उन्होंने डिमांड कर रखी है हुकूमत सिंध से, वज़ीर आला सिंध से, कि वो इनके मुतालबात को मंजूर करें। मगर अफसोस कि अभी तक हुकूमती कोई भी नुमाइंदा उनसे मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंचा। हाँ, अलबत्ता PTI के रहनुमा और अपोजिशन के तल्लक रखने वाले दीगर रहनुमा पहुंचे हैं और उनसे इज़हार हमदर्दी कर रहे हैं। तमाम इस हवाले से हुकूमती नुमाइंदों से बात हुई तो उनका कहना है कि सूबाई वजीर से रिलेटेड उन्होंने बात बताई कि इनके जो डिमांड है उसमें कानूनी पेचीदगियां हैं, हाई कोर्ट के आर्डर मौजूद हैं, उससे हटकर वो नहीं देते। इसके ऊपर कैबिनेट से स्पेशली तौर पर जो है मंजूरी है कि CM वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब तक जो है इनकी डिमांड के जो नुकात वो पहुंचा दिए गए हैं। ताहम ताहाल इन NDM पास जो टीचर हैं इनका एहतजाज जारी है और एहतजाज में मजीद शिद्दत आती जा रही है। ताहम दूसरी तरफ उन्होंने वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च करने का ऐलान कर रखा है। तो इस हवाले से हुकूमती मशीनरी भी काफी हरकत में है और पुलिस की इजाफी नफरी यहाँ पर तैनात कर रखी गई है। जी अच्छा मलिक मुनव्वर, ये बताइएगा कि जैसा कि आपने बताया कि PTI के जो रहनुमा हैं वो तो यहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर आते हैं, इनसे हमदर्दी का इजहार भी करते हैं, इनसे इजहार यकजहती भी करते हैं, तो हुकूमत की जानिब से क्या रवैया इख्तियार किया जा रहा है? क्या कहीं यहीं पर भी सियासत तो नहीं की जा रही? जी नहीं, हुकूमत मैंने बताया कि वजीर तालीम काफी इनिशिएटिव लेते हैं इस मामला के ऊपर, काफी एक्टिव भी होते हैं। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी साहब, तो उन्होंने इनसे जो डिमांड थे वो मालूमात की थी, बातचीत भी हुई है। मगर उनका कहना है कि जो डिमांड ये टीचर जो NDA पास टीचर अपनी डिमांड कर रहे हैं वो इनके इख्तियार में नहीं है कि उनको इनके एक आर्डर के तहत जो है वो उनकी मंजूर कर ली जाए। उनका कहना है कि इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं, आर्डर पास होया हुआ है और उससे हटकर जो है हम कोई गैर कानूनी कदम नहीं उठा सकते। तब उनका ये कहना है कि वज़ीर आला सिंध को इनके जो मुतालबात थे, इनकी जो डिमांडें हैं उन तक पहुंचा दी गई हैं और हुकूमत सिंध इस हवाले से संजीदा है। तब इनके मामलात को जो है वो बड़ा तफसीली गौर खौज किया जा रहा है और जल्द इनके हवाले से कोई हिकमत अमली अपना ली जाएगी। जी सिंध असम्बली के बाहर IBA टेस्ट पास हेडमास्टर्स का एहतजाज जारी है। इस सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं जस्टिस काजी फैज ईसा नजर सानी केस की बराह रास्त कवरेज की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस काजी फैज ईसा ने दलाइल देते हुए कहा, हुकूमत ने कहा कि लोग जाहिल हैं, अदालती कार्रवाई नहीं समझ सकेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आपका बोला हुआ हर लफ्ज मीडिया में रिपोर्ट होता है, अल्फाज के चुनाव में एहतियात किया करें, आप जज हैं। अदालत ने दरखास्त की समाअत बराह रास्त नशर करने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया।
अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है, जिसमें आपको बताएं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा नजर सानी केस की बराह रास्त कवरेज की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दलाइल देते हुए कहा कि हुकूमत ने कहा कि लोग जाहिल हैं, अदालती कार्रवाई नहीं समझ सकेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि आपका बोला हुआ हर लफ्ज मीडिया में रिपोर्ट होता है, अल्फाज के चुनाव में एहतियात करें, आप जज हैं। अदालत ने दरख्वास्तों की समाअत बराह रास्त नशर करने से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। उधर अदालत ने हरासा और ब्लैकमेलिंग केस में FIA को कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। लाहौर की एडिशनल सेशन अदालत ने फ्रीकेंड का मौकफ सुनने के बाद FIA को कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। FIA साइबर क्राइम ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। रिपोर्ट के मुताबिक बाबर आजम इस मामले में कसूरवार पाए गए हैं। बाबर आजम एक जानिब तो कसूरवार पाए गए हैं, दूसरी जानिब बाबर आजम के गिर्द भी घेरा तंग होने लगा। अदालत ने हिरासा और ब्लैकमेलिंग केस में FIA को कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। लाहौर की एडिशनल सेशन अदालत ने फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद FIA को कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।